4 अप्रैल 2026 मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सोप बबल इज इंक्रीज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो भाई ये क्वेश्चन बार बार ऐसा अप्रैल सेशन में, जनवरी सेशन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बार बार। तो इसमें सिंपली है कि जो वर्क डन होता है वो सिंपली सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बिकॉज ये बबल है, बबल हैज 2 सरफेसेस, सो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 2। सो ये आ गया यहाँ से 4 पाई बड़ा वाला एरिया माइनस छोटे वाला, ठीक है जी। 4 पाई कॉमन आ जाएगा और इंटू 2। तो यहाँ से s की वैल्यू s 4 पाई s r2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर में भरेंगे। r1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर में भरेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो इसको तुम सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से आपका आंसर इतना जूल आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आसान क्वेश्चन, रिपीट हो रहा था बार बार, सिर्फ डाटा बदल रहा है, ठीक है। सो भाई ये देखिए क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि एक रॉड है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे इस कॉन्केव मिरर के सामने रखी है। सो लेंथ बतानी है इमेज की, ओके। ऑब्जेक्ट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, पहले एंड बी को पकड़ लेते हैं। तो एंड बी के लिए हम पहले मिरर फार्मूला लगा देंगे। सो ये आपका मिरर फार्मूला होता है। सो यदि आप यहाँ से v निकालो तो हो जाएगा एफ यू और u माइनस एफ, ठीक है। सो यहाँ f की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो इट विल बी -10। u की वैल्यू, एंड b का डिस्टेंस यहाँ से 30 -30 मतलब, ठीक है। पहले एंड b के लिए इमेज डिस्टेंस देखेंगे, फिर एंड a के लिए देखेंगे, ओके। सो आ जाएगा आपके पास u -30 -10, ठीक है। सो भी ये आ जाएगा आपके पास 300 अपॉन -30 -20, क्योंकि -30 + 10 हो जाएगा नहीं, तो आपके पास आ जाएगा 20 माइनस के। तो वही आ जाएगा आपके पास -15 सेंटीमीटर। तो बोलने का मतलब हो गया कि ये 15 सेंटीमीटर एंड बी जो है उसका इमेज ये मिरर दिखाएगा पोल से 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। पहले एंड ए का देख लेते हैं आप। सो एंड ए का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 20 सेंटीमीटर है, तो इन प्लेस ऑफ 30 अब यहाँ 20 भर दो, ठीक है। तो वी एंड बी का आ गया। अब निकाल लेते हैं एंड ए का। वी ए इज इक्वल टू एफ -10 और इसका डिस्टेंस -20 ये वाला अपॉन यू -20 -10। तो ये आ जाएगा 200 अपॉन -10, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास -20 सेंटीमीटर। तो भी कुछ ऐसे बनेगी। देखो ये आपका ना मिरर है, कॉन्केव मिरर है ना। तो यदि हम ये डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो ऐसे होगा ये। तो ये जो आपका एंड बी है ये कितने दूर है, 15 सेंटीमीटर। और एंड ए कितने दूर है, 20 सेंटीमीटर। कहाँ से, पोल से। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो भी देखो ये है एंड बी ये, और ये है एंड ए। अब एंड बी का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वो लेफ्ट साइड को है, ठीक है। ये आ गया 15 सेंटीमीटर, ओके। और एंड ए का बता रहा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर तो इमेज दूरी है, इमेज डिस्टेंस है। तो भी अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो साइज ही बचा ना इमेज का, ये उल्टा हो गया इमेज। देखो ए आ गया इस तरफ और बी चला गया दूसरी तरफ, ये देखो, ठीक है। सो फिर ये वाला डिस्टेंस बीच वाला कितना बचा, 20 -15 कितना बचा, 5 सेंटीमीटर। तो ये आएगा सेकेंड। लेंथ ऑफ इमेज होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये बड़ी चीज़ को यहाँ छोटा कर देगा और एंड ए को इस तरफ कर देगा और बी को इस तरफ कर देगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ABC की दी जा रही है, ठीक है। तो इसकी हो गई पर न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियन है, 3 है। इसकी है कितनी, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें 2 बार है, तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स दिख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 2 इंटू कितने इसमें न्यूक्लियंस, 3, और पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी है, 3। तो ये आ जाएगी, हाँ जी, प्लस। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 4 न्यूक्लियन है और पर न्यूक्लियन एनर्जी 7 है, तो 4 × 7 प्लस इसमें 10, अच्छा ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो याद आएगा आपके पास 6
18 आ जाएगी है ना, प्लस 28 तो आ जाएगी 46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी या प्रोडक्ट्स की निकाल लो, और जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स जो है आपके पास यहाँ सिंपली एक ही है, और ये है कार्बन, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है 10, पर न्यूक्लियर एनर्जी दी जा रही है 6, तो टोटल हो गई 60, बाइंडिंग एनर्जी टोटल हो गई 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी रिलीज जो होगी वो कितनी होगी, सो एनर्जी रिलीज हो जाएगी आपके पास, दोनों का डिफरेंस ले लो, प्रोडक्ट्स की माइनस रिएक्टेंट्स की। प्रोडक्ट्स की कितनी है, सॉरी 60 माइनस 46, तो आ जाएगी 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सिंपल ही था ये भी। आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बिकॉज ये पहले भी आ चुका है, नीट में भी आया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, डाटा ही बदलता है अभी। सो बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो, द टाइम टेकन बाय ब्लॉक ऑन रफ सरफेस इज, सरफेस है ये, 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय स्मूथ सरफेस, ठीक है, मतलब जो टाइम है आपका वो 50% ज़्यादा है किस पे, रफ पे। तो रफ पे जो टाइम है वो 50% ज़्यादा है, मतलब वो कितना हो गया, स्मूथ विद टाइम यदि TS है तो उसका 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा का मतलब 50% का मतलब ये हो गया, इतना हो गया टाइम। तो भाई कितना हो गया फिर, ये हो गया आपके पास TS प्लस कितना आ गया ये 1, और ये आ गया 0.5 TS, मतलब ये आ गया आपके पास 3/2 TS, मतलब जो रफ सरफेस है उसके ऊपर जो टाइम है वो स्मूथ सरफेस का 3/2 है, ऐसे समझो। 50% मोर का मतलब फिर TS था तो उसमें 50% ऐड कर दो TS का ही, तो इसका मतलब 3/2 TS। एक पहली बात तो ये। उसका डिस्टेंस स्लाइड बाय दी मास इज सेम इन बोथ दी केसेस। ओके, डिस्टेंस जो नीचे को आएगी ना ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे डिस्टेंस सेम है। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रफ सरफेस होता है उस पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है भाई कितना होता है, नीचे की तरफ जब इंक्लाइन प्लेन पे आते हो G sin थीटा माइनस म्यू, म्यू के बाद क्या होगा, म्यू G cos थीटा, ये आ जाएगा। और स्मूथ पे तो सिंपल G sin थीटा होता है, ये आ गया। उसके बाद जो आपका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, टाइम का। तो मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन होगी ना, जो डिस्टेंस तो सेम है, ये वाली डिस्टेंस सेम है, तो इसको ऐसे बोल देते हैं वैस इज इक्वल टू हाफ AT², यू 0 है। तो यहाँ से A निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा T और A में क्या रिलेशन है, हो जाएगा यहाँ से 2s/T², 2s/ कितना हो जाएगा T²। इसका मतलब A हो गया यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर, ठीक है। तो यह T निकाल लो की बात है। तो T हो गया यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2s तो कांस्टेंट है, तो T हो गया यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√A। तो ये अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो TR जो है वो है 3/2 TS, ठीक है। अब T की वैल्यू पुट कर दो, तो TR तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो 1/√AR इज इक्वल टू 3/2 TS की वैल्यू हो जाएगी 1/√AS। सिंपल वैल्यू पुट कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यार, उल्टा कर लेते हैं तो हो जाएगा AR इज इक्वल टू, स्क्वायर करो और उल्टा करो, स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का हो गया 9, और 4 के साथ लगेगा AS। तो ये बना आपका फॉर्मूला। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, AR की वैल्यू ये है ऊपर, तो AR की वैल्यू है हमारे पास, AR की वैल्यू है ये G sin थीटा, लिख देता हूँ वैल्यू G sin थीटा माइनस म्यू G cos थीटा इज इक्वल टू 4/9 AS की वैल्यू G sin थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ थीटा 45 है, G 10 होता है, तो साइन 45 कितना हो गया 1/√2 माइनस म्यू इंटू 10 1/√2 इज इक्वल टू 4/9 इंटू 10 साइन थीटा हो गया 1/√2। तो यहाँ से म्यू निकाल लो, म्यू निकालने को रह गया, सो 10/√2 यहाँ आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास, कटा तो कुछ नहीं 40/9 और √2
तो रूट टू कट गया, और यहाँ से ये 9 आ जाएगा इधर को, तो यहाँ से 1 माइनस म्यू निकाल लो, टाइम नीचे को आ गया ऐसे बोलो, सो 9 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से 1/म्यू आ जाएगा, और 0 कट गया, 4/9, सो म्यू को परे ले जाओ और इसको अरे ले आओ, सो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9, मतलब ये 9 माइनस 4, 5/9, 5/9, ठीक है। सो ये था। आपको एक्सेलरेशन रफ सरफेस पे पता होना चाहिए, इंक्लाइंड प्लेन पे वो ये होता है फॉर्मूला, और स्मूथ पे ये होता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम जो है वो यहाँ से निकालोगे तो टाइम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए होगा, ठीक है। तो रफ पे कितना हो जाएगा फिर, टी आर इज इक्वल टू, तो गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ टी आर की वैल्यू पुट कर दो, 1/a एक्सेलरेशन रफ पे इज इक्वल टू 3/2 एक्सेलरेशन स्मूथ पे। अब ए आर इसको दोनों स्क्वायर कर दो और इसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। फिर ए आर और ए एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो एंड म्यू निकाल लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/9। तो ये है आपका लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन। तो इनपुट्स ए एंड बी आर गिवन, फाइंड आउटपुट वाई, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको नोट कर दिया, तो यहाँ ए बार मिल गया, तो सीधा यहाँ बी आ गया, तो यहाँ ए बार नैंड आई डॉट और ऊपर आ गया नैंड, तो इसको तुम लिख सकते हो ए प्लस बी बार, यस, ये थ्योरम है ये। तो यहाँ ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। सो ये है आपके पास एक यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन। यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। एक स्फीयर बना दिया और दूसरा क्या बना दिया, और डायमीटर के अबाउट, ठीक है, और डिस्क बना दी, रेडियस 2r कर दिया और मास है m/2, ठीक है। तो m/2 हो जाएगा दोनों का मास, बिकॉज टोटल मास यदि m है, ठीक है। तो वैसे रखें थोड़ा ध्यान कि यहाँ पहले ये पूछ रहा है कि I2/I1 निकालना, I2 किसका होगा, डिस्क का, तो I2/I1 क्या हो जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाँ, सेंटर से लाइन गुजरती है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ना, तो वो होता है हाफ mr²। तो जगह हाफ m की जगह क्या बोला मैंने, बिकॉज स्फीयर के उसके दो टुकड़े किए ना यूनिफॉर्म स्फीयर के, तो मास डिस्क के सेम m/2 आया, ठीक है, हाफ mr², r की जगह कितना है 2r², ये आ गया अपॉन इसका कितना होता है डायमीटर के अबाउट स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², तो उसके हिस्से में भी तो मास m/2 है इंटू r², रेडियस उसका r ही रखना है, रेडियस को चेंज नहीं किया, ठीक है। सो ये आना चाहिए, आप देख लेते हैं कितना हुआ ये। सो यहाँ से आ गया ये हाफ m/2 तो गया कट, सो ये 2 भी कट गया, 5 चला गया ऊपर को, और ये हो गया 4r² अपॉन r², ठीक है, यही आएगा, और ऊपर चला गया, और 2/5 mr², 1 पार्ट स्फीयर इनर्शिया I1, ठीक है, 2/5 mr², और डायमीटर इनर्शिया और डिस्क ऑफ रेडियस 2r मास परपेंडिकुलर सेंटर इज I2, ये भी ठीक हो गया। सो हाफ 2/5 बिल्कुल ठीक, डिस्क का पहले बोल रहा है ना ये, हाँ, तो 5 तो ऊपर जाएगा ही 2, तो फिर तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है, r² से r² कट गया। दोबारा देख लेते हैं भी, डिस्क का बोल रहा है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, हाफ mr² होता है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ, हाँ, 5 ऊपर जाएगा, ठीक है, 5 4r² अपॉन r², सो इसका जो I/2, तो इसमें कैलकुलेशन में सो वही इसके अलग अलग निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि आंसर ये जो दिया हुआ है यहाँ पे तो आ नहीं रहा है। सो यदि मैं I2 ही निकालूं पहले डिस्क का ना, दोबारा देख लेते हैं, I2 हो जाएगा आपके पास हाफ mr² होता है ना, तो हाफ m की जगह m/2 है, r² का मतलब 2r है, इसकी रेडियस दी हुई है,
तो वही हो गया 1/4m4r², मतलब ये हो गया mr², है ना। अब I1 निकाल लो, I1 किसका है, स्फीयर का, वो तो सिंपल 2/5mr² होता है, लेकिन m आधा हो गया है और r उसका सेम ही रखा है, रेडियस सेम ही है। तो आपके पास ये आ गया कितना, mr²/5, है ना। अब बोल रहा है ये कि I2/I1 निकालना है, ये बोल रहा है। तो I2 तो हमारे पास mr² है, डिवाइडेड बाई mr²/5, तो ये आ गया mr² इंटू 5/mr², ऐसे करो आराम से, तो आ गया 5। तो ये आएगा इसका तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ये क्या है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार वहाँ रिपीट हुआ है अप्रैल वाले शिफ्ट में। तो फेज जो 2 था अप्रैल वाला, उसमें ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्रॉस ए बी यहाँ। ठीक है, तो यदि मैं इसको, यदि यहाँ से इसको ऐसे कर दूँ कि यहाँ नहीं है तू यहाँ है, यहाँ, तो बात एक ही है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। ठीक है, तो अब आप देख लो, ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी हो गया। तो आप देखो, ये बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 27 वोल्ट की सेल्स लगी हैं पैरेलल में और उनका ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये कितनी सेलें हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 4 सेलें हो गई, तो पैरेलल में भी तो सेम होता है। तो करंट कितना चला, पैरेलल में भी तो सेम है 27 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 रेजिस्टेंस इंटरनल है और पैरेलल में है, तो इसका मतलब एक जैसे हैं सारे। तो r/4 मतलब 3/4, 3 वैल्यू उनकी संख्या में 4 है, 0.4। और बाहर जो रेजिस्टेंस लगाया वो ये वाली लाइन मैंने यहाँ लगा दी नीचे, तो 6 ओम लगाई ये। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 27 अपॉन ये 4 आ गया एलसीएम, और ये आ गया 3 + 24, है ना। तो ये आ गया I = 4 एम्पियर आ जाएगा यहाँ से। तो करंट तो पता लग गया मेरे को। अभी करंट पता लग गया तो 4 एम्पियर तो है ये ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन आ रहा है 4 एम्पियर इसी में दिया हुआ, तो ये ऑप्शन होना है। अब क्वेश्चन रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस कितना है। यहाँ ये पॉइंट और ये बी है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ 6 ओम, 3 + 3, है ना। तो करंट कितना एंट्री मार रहा है यहाँ पे 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट 6 ओम में जा रहा है, 4 एम्पियर और आगे 6 ओम जी। तो बताओ इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B = IR I4, और टोटल रेजिस्टेंस 3 और 3 6 है, तो ये आ गया 24 वोल्ट। तो ये ऑप्शन 4 होगा, आसानी था ये, आसान क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ए सिस्टम ऑफ 2 कंपोजिट वायर्स हैविंग मास दिस मच, अच्छा ये अटैच्ड है ऐसे, ये पहले वाली दूसरे वाली। वायर 1 का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, L1 दिया हुआ है, एंड फॉर वायर, ठीक है, ये भी दिया हुआ सारी वैल्यूज। तो एक्सटेंशन पूछ रहा है, टेंशन नहीं, एक्सटेंशन इन दी वायर्स कितना होगा। तो हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है FL/A डेल्टा L, है ना। तो यदि यहाँ से डेल्टा L निकाला तो यहाँ आ गया और बाई यहाँ चला गया, ये बाई यहाँ चला गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो आपका रेशियो लेना ना इसमें एक्सटेंशन का, तो एक्सटेंशन तो आ चुकी है, लेकिन कौन सी चीज़ सेम है। तो बिकॉज दोनों वायरों में 8 kg वेट यहाँ सस्पेंडेड है, तो ये mg आपका यहाँ मतलब मास हो गया 8 mg, नीचे को आ गया ये। तो एक इसमें f को mg बोल देंगे, ठीक है, और आगे L/एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो a भी फिक्स हो गया ना, और आगे क्या बचा बाई। इसका जो डेल्टा L है, कॉमन चीज़ क्या आ जाएगी, 1 2 बनाओ, mg/a तो दोनों के लिए सेम है, तो mg/a तो आ गया बाहर को। तो पहले अब क्या बचा, L1/y1 पहली वायर के लिए, प्लस L2/y2 दूसरी वायर के लिए। अभी सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है आपने। मास की जगह यहाँ 8 kg लिख दो, g की वैल्यू 10 होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये हो जाएगा πr², है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा πr²। r की वैल्यू भी दोनों के अलग अलग है क्या, R1 2 है और R2, हाँ इसका मतलब ये जो आपका mg ही कॉमन है और पाई, तो R1² हो जाएगा यहाँ पे, R1 अलग अलग है भाई, R1² और यहाँ हो जाएगा R2², ये आ जाएगा। तो फिर R1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2 × 10⁻³ यहाँ पुट कर दोगे, उसको स्क्वायर करोगे। बाई 1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, बाई 1 भी दिया यंग्स मॉडुलस फर्स्ट वायर का, यहाँ पुट कर दोगे, SI में दिया हुआ है, ठीक है।
है ना। वैसे R2 की वैल्यू ये दी हुई है, R1 की सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई है, L1 L2 लेंथ कितनी है वायर की, हाँ फर्स्ट वायर की ये है, मीटर में दी है, गुड। दूसरी वायर की ये दी हुई है, पुट करनी है। M की वैल्यू 8 है, G की वैल्यू 10। तो सारा कुछ पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3। कैलकुलेशन अभी इसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और आगे लेते हैं क्वेश्चन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ना भी आपको क्या पूछा जा रहा है, लेट अस चेक। देयर आर 2 सैंपल ऑफ गैसेस, सैंपल ए सैंपल बी, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम और प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशन। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो आपने ना पहले तो यहाँ से पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये होता है ना, यहाँ से पहले टी निकाल लो। तो भाई टी हो गया यहाँ से पी वी अपॉन एन आर, ये बना टी के लिए। अब आपने कुछ नहीं करना, ए सैंपल की बात करते हैं। तो ए सैंपल की बात करें तो उसके लिए टेम्परेचर बोल दो टी ए इज इक्वल टू प्रेशर कितना है सैंपल ए का, ये प्रेशर, ये वाली वैल्यू यहाँ से। तो सैंपल पहले यहाँ प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो पी हो जाएगा प्रेशर ए का पी नॉट अपॉन 1 प्लस, ये देखो भाई वी अपॉन, तो वी की वैल्यू कितनी लेनी है 3 वी नॉट, तो 3 वी नॉट अपॉन वी नॉट, ये आ गया। और उसके क्या है स्क्वायर, ये आ गया प्रेशर। तो कितना आ जाएगा, लेट अस चेक। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये पी नॉट अपॉन वी नॉट कैंसिल हो गया, तो 1 + 3 4 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्रेशर पी ए, ठीक है जी। तो ये भरना आपने सैंपल ए के लिए यहाँ। तो ये बन जाएगा पी ए मीन्स पी नॉट अपॉन 16, बिल्कुल ठीक। वी की वैल्यू कितनी है सैंपल ए के लिए 3 वी नॉट, लिख देते हैं 3 वी नॉट अपॉन, हाँ एन आर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और आर की वैल्यू आंसर में आ रही है तो आर रहने दो। तो ये बन गया हमारे पास, नहीं कटा, ये 3 पी वी नॉट वी नॉट अपॉन 32 आर, ये बनेगा। क्योंकि यहाँ से ना स्क्वायर है ये, बिल्कुल ठीक। तो ये 1 + नॉट स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। यहाँ पी नॉट अपॉन 16, वी की वैल्यू 3 वी नॉट, बिल्कुल ठीक। एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स 2 है इसमें, है ना, और आर आ गया, ऐसे लिख दिया। सैंपल ए की बात करता हूँ। अब करते हैं सैंपल बी की बात। सैंपल बी के लिए वॉल्यूम वी नॉट है, तो तुम यहाँ वी नॉट भरोगे यहाँ पे। तो प्रेशर देखते हैं कितना आता है सैंपल बी का, पी नॉट अपॉन 1 प्लस वी अपॉन, वी कितना है वी नॉट, तो वी नॉट अपॉन वी नॉट, ठीक है, और उसका स्क्वायर है। तो आ जाएगा पी नॉट अपॉन, कट गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 आ गया। यहाँ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, वी अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर है, तो यहाँ नहीं तो स्क्वायर है, 1 साइड में है, इसका है होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 1 10 होगा, यहाँ 16 की जगह यहाँ 10 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पी नॉट अपॉन 2 आ गया भाई प्रेशर सैंपल बी का, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर ले लो, यहाँ से टेम्परेचर सैंपल बी का देख लेते हैं, टी बी इज इक्वल टू, पुट करो यहाँ वैल्यू पी की जगह लिखोगे पी नॉट अपॉन 2, लो लिख दिया वी नॉट, बिकॉज वी नॉट है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ वी की जगह वी नॉट, नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें 2 ही है, इंटू 2, और आगे क्या है आर, तो आ गया पी नॉट वी नॉट अपॉन 4 आर, तो ये आ गया, ठीक है, पी नॉट वी नॉट अपॉन 4 आर। तो पूछ रहा है कि जो डिफरेंस सैंपल बी और ए का, तो टी बी माइनस टी ए कर लो अब। तो वही कॉमन क्या है, पी नॉट वी नॉट अपॉन आर कॉमन है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3/20, हाँ टी बी है पहले, सॉरी 1/4 माइनस 3/20, तो ये आपके पास ही आ जाएगा 4 20 5 माइनस 3 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर। तो ये आ गया 2/20, मतलब पी नॉट वी नॉट अपॉन 2/20 का मतलब 10 आर, ये पहला ऑप्शन। तो सिंपल ही था भाई, इसमें नहीं तो कुछ भी नहीं, तो सिर्फ कैलकुलेशन थी। तो ये है क्वेश्चन टफ, ठीक है। स्पाइरल कॉइल है, टोटल टर्न्स इतनी है, इनर रेडियस इतना है, आउटर रेडियस इतना है, 20 मिलियन एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, स्पाइरल शेप है। तो ये पहले तो आपको थोड़ा सा यहाँ इतना पता होना चाहिए कि ये बना देता हूँ मैं स्पाइरल शेप, ऐसे है कुछ, है ना,
उसके बाद यदि आप ध्यान से देखें तो भाई इसमें ये वाली जो चीज़ है स्पाइरल शेप में, ये इसका कहीं सेंटर होगा यहाँ, जैसे ऐसे समझो, तो ये इसकी आउटर रेडियस हो गई, ये इनर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो और इनर को मैं ए बोल देता हूँ, आउटर को मैं बी बोल देता हूँ। तो फिर ये जो थिकनेस बची आपकी ये से लेके ये तक, ये कितनी बची होगी विड्थ, रेडियल थिकनेस बोलेंगे इसको, बी माइनस ए, ठीक है। ये सेंटर है, तो ये बन गया, ठीक है। फिर पहले तो ये मान लेते हैं हम कि जो आपकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट रेडियल थिकनेस में वो कितनी है। सो लेट मी सपोज कि नंबर ऑफ टर्न्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, पर यूनिट रेडियल थिकनेस, ये लिख दिया मैंने यहाँ रेडियल विड्थ, ठीक है। रेडियल विड्थ होगी बी माइनस ए, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियल विड्थ होगी एन अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। सो इसको करने के लिए पहले हमें, क्योंकि छोटे छोटे रिंग को मिला के बना होगा स्पाइरल शेप, तो पहले हमें एक रिंग कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैंने रिंग ले लिया एक, ठीक है। और इस रिंग की जो विड्थ है वो डी आर है, ठीक है, डी आर विड्थ इसकी डी आर, ठीक है। और रेडियस ले लो आर, इस रिंग की रेडियस ले लो आर, ये आ गई। विड्थ कितनी ले ली, डी आर, ठीक है। तो भाई यूनिट रेडियल लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स इतनी है, ठीक है। मतलब एक लेंथ पे, एक रेडियल लेंथ पे, फॉर वन रेडियल लेंथ सिंपल करते हैं। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू बी, नंबर ऑफ टर्न्स जो है यूनिट लेंथ के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स एक रेडियल विड्थ के लिए एन अपॉन कितनी है, बी माइनस ए। तो हमारे पास कितना है इसका, ये इसकी विड्थ कितनी है, और इसकी विड्थ है, हमारी विड्थ है यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर डी आर विड्थ के लिए कितनी हो जाएगी, एक रिंग कंसिडर किया मैंने जिसकी जो विड्थ है वो ये है, तो ये हो जाएगी, इसका नंबर ऑफ टर्न्स को हम बोल देते हैं डी एन इज इक्वल टू डी आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा एन डी आर अपॉन कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। सो ये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियल विड्थ का मतलब यूनिट रेडियल विड्थ के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितनी है, एन अपॉन बी माइनस ए। तो हमारे पास रिंग का विड्थ कितना है, डी आर, तो डी आर विड्थ के लिए कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उन नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या बोल दिया, डी एन, ठीक है। सो अब जो रिंग है आपका, उसका जो एलिमेंट्री रिंग मैंने कंसिडर किया ये बीच में, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा रिंग का, एलिमेंट्री रिंग का, दैट इज एम, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एन आई ए। तो ये हो जाएगा आपका एन, एन की जगह डी एन, करंट आई चल रहा है, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पाइरल कॉइल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डी आई बोल देता हूँ, तो भाई यहाँ से ये आ गया डी आई इज इक्वल टू, हाँ जी, डी एन की वैल्यू पुट कर दो, एन डी आर अपॉन बी माइनस ए इंटू आई पाई आर स्क्वायर, और स्मॉलर रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस के लोअर और अपर लिमिट बन जाएंगे। सो इसको आई बन गया ये। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल यहाँ आर है, तो भाई आर स्क्वायर डी आर रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर, बाकी सारे बाहर, एन आई पाई अपॉन बी माइनस ए आ जाएगा बाहर को, और लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, इनर रेडियस लोअर लिमिट है, अपर लिमिट जो है वो आउटर रेडियस है। तो आई यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, हो गया एन आई पाई, चलिए अपॉन बी माइनस ए, तो ये बन गया तुम्हारा आर क्यूब अपॉन 3, तो ये आ गया लिमिट लास्ट में, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा आई इज इक्वल टू एन आई पाई बी माइनस ए, 3 बाहर को आ गया लो, और अंदर क्या बचा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये तो ये होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ फार्मूला, तभी तो जे मेन है, ठीक है। अब यहाँ देखो ना, सारा कुछ आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखो।
अब देखो यहाँ एन इन नंबर ऑफ टर्न्स 200 भर दीजिए, आई करंट जो है 320 मिली एम्पियर भर दीजिए, आई की जगह 20 × 10⁻³ ये भरना है मिली, ठीक है। और रेडियस आउटर और इनर दी हुई है, बी की जगह 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 मतलब 6 सेंटीमीटर के बना लेंगे आप मीटर, तो ये बन जाएगा, ठीक है मीटर। और 3 सेंटीमीटर के बना लोगे तो मीटर, तो क्या बन जाएगा 0.03 ये बन जाएगा, तो वो यहाँ लिख देना है और 3 फिर दोबारा लिखना है। तो यहाँ से आपका यदि तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 3, ये वाला आंसर आ जाता है इसमें। तो ये था, ठीक है। तो वही यही था क्वेश्चन और इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा। टफ क्वेश्चन था ये। और आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है आपका 11th और ये है आपका क्वेश्चन सीरीज आरएलसी सर्किट। इस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो इसमें क्या पूछा है, पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो पावर फैक्टर तो पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपको पता है ऐसे होती है ट्रायंगल, है ना। ये तो भाई ये पावर फैक्टर होता है cos फाई, फेज डिफरेंस है। cos फाई मतलब आपको दिया हुआ है 0.5 मान लो 1/2। तो ये साइड यदि 1 है तो ये कितनी है 2 है, ठीक है। तो उसको ABC बोल दो। तो BC कितना आ जाएगा, तो BC आ जाएगा यहाँ से √AB² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। तो BC आ जाएगा यहाँ से 4 - 1 √3 मतलब ये साइड √3 होगी। तो फिर tan फाई क्या होगा, tan फाई क्या होगा इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से। tan फाई क्या होता है XL माइनस XC अपॉन R इज इक्वल टू tan फाई, है ना। और tan फाई क्या हो जाएगा यहाँ से √3, है ना, √3 ये आ जाएगा। सो यहाँ पे यदि तुम देखो तो किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, R के बारे में क्या बोला जा रहा है R। तो XL माइनस XC पूछा रहा है डायरेक्ट ये। तो ये XL माइनस XC हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा ये XL माइनस XC, R की वैल्यू 100 है, ये हो गया 100√3, ये हो गया 100 × 1.73 मतलब ये हो गया 173 ओम। तो ओम होता है उनके रेजिस्टेंस होता है ना रिएक्टेंस। ये नेट रिएक्टेंस पूछा हुआ है, इसको बोलेंगे नेट रिएक्टेंस। तो ये आंसर जो होंगे ये बेसिकली ओम में होने चाहिए। तो 173 ओम आंसर है इसका। ये बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ नहीं था। आगे चलते हैं और आगे ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लंबा क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक वेव में दी जा रही है। ये बीच में यहाँ मिसिंग था कुछ, ये मैंने लिख दिया IJ कैप, ये था E0, ठीक है। sin kx प्लस kz। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है वेरिएबल। फाइंड रिफ्लेक्टेड रे इक्वेशन इफ थीटा इज ये आगे ब्रेवियस ट्रायंगल। तो ब्रेवियस ट्रायंगल पे जब रे यहाँ पड़ती है तो ये थोड़ा सा आपको ना पोलराइजेशन पड़ा होगा आपने, जैसे ये एरोज होते हैं और डॉट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की 2 वाइब्रेशनें होती हैं, है ना। एक होती है एरो वाली और एक होती है डॉट वाली। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दी प्लेन। यहाँ प्लेन कौन सा है ZX, मतलब I और K प्लेन बन गया ऐसे समझो, ठीक है। वो वाइब्रेशन ये रिप्रेजेंट करेगा। और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन यहाँ Y बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेवियस ट्रायंगल पे लाइट यहाँ पड़ेगी, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम है ऊपर सारा, तो क्या होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जब पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, तो ये जो रिफ्लेक्टर रे आएगी ना इधर को ऐसे, ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। मतलब ये जो आपके एरोज हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ मिलेंगे डॉट्स। तो ये लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड हो गई, वाइब्रेशन अब एक ही प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो गई। तो ये होने वाला है। अब इसका मतलब ये जो एरोज हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए स्लैब ने। एरोज कौन सी वाइब्रेशन थी, मैंने बताया था वाइब्रेशन है प्लेन में। तो कौन सा प्लेन दिया हुआ था X और Z। X और Z मीन I और K वाली एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ये वाली रिफ्लेक्ट हो जाएगी J वाली। तो रिफ्लेक्ट J वाली हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो E0J। तो रिफ्लेक्ट मतलब नेगेटिव Z डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ आपका यहाँ जो प्लस KZ है यहाँ हो जाएगा माइनस KZ ये। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, लॉजिक पे था।
पोलराइजेशन ऑफ लाइट से, ठीक है। तो भाई ये टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर दिया जा रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस मच, डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप फर्मी मीटर में निकालना है। तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है फॉर्मूला 1.22, ये होता है फॉर्मूला लैम्डा डी, है ना, ये। तो इसका फॉर्मूला सो ये होता है डी ऊपर होता है डी अपॉन 1.22 लैम्डा, ये होता है जी फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर का। अब ये पूछ रहा है डायमीटर, तो यहाँ से डायमीटर क्या हो गया, रिजॉल्विंग पावर हो गया 1.22 लैम्डा इंटू रिजॉल्विंग पावर। तो हो जाएगा 1.22 लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर 10⁻⁹ और रिजॉल्विंग पावर है 5 इंटू 10⁻⁷। तो आ जाएगा मीटर में, और आपके पास ये कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 305 इंटू 10⁻⁻15 आएगा ये मीटर में। तो आएगा 305, ये आ गया फर्मी बोलते हैं 10⁻15 मीटर को ना, ये आ गया फर्मी। तो इसका ऑप्शन रहेगा ये फोर्थ। आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और ये था आपका क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर से। दो फोर्सेस लग रहे हैं सामान्य बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अलोंग। अब ये जो दिया हो ना, ये डायरेक्शन है एक्चुअली, और ये मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का। फाइंड द वर्क डन। नेट फोर्स क्या होगा, एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स हो जाएगा, पहली बात दोनों को ऐड कर दो, आई में आई ऐड कर दो, जे में जे, के में के। तो कितना हो गया देखो, ये 3 और 2 5i, बिल्कुल ठीक, कैप 5 - 4 है ना, प्लस जे कैप, ठीक है। और आगे के वाले देख लो, के वाला तो सिर्फ एक ही है 2k, तो ये आ गया नेट फोर्स, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि वर्क क्या होता है, F.S, ये आ गया, है ना। तो वर्क को लिख सकते हो आप F वेक्टर, और इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन एस कैप, है ना। तो F की वैल्यू आ गई 5i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और मैग्नीट्यूड 25 दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर में, सो 25 इंटू 10⁻² आ गया मीटर में, ठीक है। और ये न्यूटन में है फोर्स, ठीक है, न्यूटन में है, न्यूटन में, इसको न्यूटन ले लेते हैं। तो यहाँ से ये देखो ना, एस की वैल्यू पुट कर दी मैंने मीटर में। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आपको पास वेक्टर कौन सा दिया हुआ है, 3i कैप माइनस कितना है भाई 4j कैप, ये हो गया वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका वर्क डन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो ये इसको सॉल्व इसको बाहर लिख लो पहले, 25 इंटू 10⁻² अपॉन 3 का स्क्वायर 9 16 25, 5 रह गया नीचे है ना, 25 का रूट। तो भाई यहाँ पे फिर ये क्या बना आगे, a.b, तो ये होगा आई को मल्टीप्लाई कर दो 15 ax bx प्लस a/by by, मतलब +1, जे यहाँ है ही नहीं, और ये आ गया -8, ये आना है, ठीक है। तो आ गया 25, 5 इंटू 10⁻², और आ गया 15 16, ठीक है। ये आ गया -7, तो यहाँ बचेगा 8, 16 में से 8 गया 8, 8 5 40 इंटू 10⁻², 40/100.4, ये आना चाहिए, ठीक है। 25 इंटू 10⁻², अब इसमें डाटा कहीं सेंटीमीटर मीटर का पंगा तो नहीं है, तो 40/100, तो ये तो इतना आना चाहिए मेरे ख्याल से जूल में। तो इसमें देख लो कहीं डाटा में गड़बड़ तो नहीं है, बिकॉज यहाँ 25 सेंटीमीटर है ना, यदि चलो यहाँ मीटर ही मान लें तो फिर यहाँ 10⁻² नहीं होगा ना, और यहाँ हमने गलती तो नहीं की, चेक करना i और i 15, ठीक है, 1j है यहाँ और -4, अच्छा यहाँ गलती हो गई, -4 है ना, और k यहाँ 2 है प्लस 2, यहाँ k है ही नहीं, 2 इंटू 0 है ना। तो भाई ये ऐसे देख लें, यदि इसको 25 मीटर ही मान लें ना SI में, तो 5 से 5 कट गया, तो 5 इंटू
15 में से 4 गए 11, अब आ जाएगा 55 जूल। तो ये है, तो यहाँ मतलब सेंटीमीटर नहीं लेना है, यहाँ करो आप मीटर, फिर ये आ जाएगा। तो ये था बस, ये क्वेश्चन में सिंपल था भी। यहाँ आपने जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको आपने मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन में देखना है। तो यूनिट वेक्टर देगा डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर तो दिया हुआ है डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो वो किया यहाँ पे मेन। ठीक है, बाकी ये आसान ही था। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन ए सिंगल डायफ्रैक्शन, फ्रॉम ऑफ डायफ्रैक्शन से आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा एंड फर्स्ट मिनिमा। तो भाई उसमें जो डिस्टेंस होता है ना मिनिमा का सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, वो होता है एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो कौन सा मिनिमा दिया है, थर्ड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा। तो थर्ड के लिए y3 हो जाएगा और फर्स्ट के लिए ये। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा एंड फर्स्ट मिनिमा कितना होगा, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लो। तो एन की जगह 3 भरिए, 3 लैम्डा डी अपॉन डी, और ये कितना हो जाएगा 1 लैम्डा डी अपॉन डी, तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन डी। ये तो आसान ही था। तीसरा डी की जगह यहाँ ए है, तो ये गया 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सीधा ही था क्वेश्चन, इसमें था ही कुछ नहीं। सो इसको देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेप्थ 220 मीटर पे जाके चेंज इन डेंसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द सरफेस। ओके, तो इसमें पहले तो आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा, डेप्थ कितनी 220 मीटर पे, तो वो कितना होता है एच रो जी 220 इंटू डेंसिटी वाटर की 10³ इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये बन गया 22 इंटू 10⁵ है ना पास्कल, ये आ गया। तो उसके बाद आपको बोला है कि बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस का आपको फॉर्मूला पता ही है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो डी बी अपॉन बी ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड है ना। तो भाई इसमें क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ से पी कितना आ गया, पी। सो यहाँ से आपका जो डी बी अपॉन बी है ना, डी बी अपॉन बी आ गया पी अपॉन बी। अब तुम्हें पता है जो वॉल्यूम होता है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू एम अपॉन बी। तो यहाँ हम ये मानेंगे कि कुछ पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी पूछ रहा है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज की बात हो रही है, तो डी बी अपॉन बी को तुम लिख सकते हो डी रो अपॉन रो, ये। ठीक है, तो ऊपर नीचे है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जब परसेंटेज चेंज की बात हो रही है और ये चेंज बहुत कम है, तो इसमें आप लिख सकते हो डी रो अपॉन रो, ये आ गया इज इक्वल टू पी अपॉन वी। पी की वैल्यू मैंने निकाली ऊपर। ठीक है, तो P की वैल्यू 22 इंटू 10⁵ और B की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁹, ये लिख दी मैंने। तो कितना आएगा देख लेते हैं। सो ये आ गया, कट के 10 की 8, तो ये आ गया 10⁻⁵, यहाँ 5 है और नीचे से आएगा -8, तो ये आ गया 10⁻³ तो ये आ गया 1/1000। परसेंटेज चेंज निकालने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो डी रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये आ गया 0.1%। ये परसेंटेज चेंज में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। हालांकि वैसे तो आपको पता है ना कि डेंसिटी होती है मास बटा वॉल्यूम, तो आपको लगेगा कि इन्वर्सली है यहाँ, तो उसमें नीचे हो चाहे ऊपर हो पॉजिटिव साइन ही लेते हैं उसमें। तो जब भी आपका जो एरर जो भी चेंज है बहुत कम हो। ठीक है, तो इसलिए ये किया हमने। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, 0.1% ऑप्शन बना जाएगा। और यहाँ देखो ये है रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड वाइस, इतना दिया हुआ है इस डायोड का। फॉरवर्ड वाइस कौन कर रहा है यहाँ, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव मिला, इसको नेगेटिव मिला, इसको नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो हो गया रिवर्स वाइस। तो यही बचा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया जा रहा है यहाँ 10 ओम। ठीक है, तो टोटल सर्किट का कितना हो गया ये 110 ओम। तो 10 + 10 कितना हो गया 110 ओम। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है देन टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट सर्किट का होता है रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस RC। तो R कितना है 110, C कितना है
2 माइक्रो फैरेड, तो हो गया 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 दूनी 22 इंटू 10⁻⁵, तो 22, ये 22 आ गया। कुछ नहीं था इसमें, सिंपल ही था। तो ये देख लो क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है ना, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है। तो भाई रेंज का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज n टाइम्स है दूसरे प्रोजेक्टाइल की। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g होता है ना। तो ये पहले प्रोजेक्टाइल के लिए लगा दो अब। तो पहले प्रोजेक्टाइल के लिए u कितना है, 4 का स्क्वायर sin 2θ 2 इंटू 15 अपॉन क्या g इज इक्वल टू कितना टाइम्स, n टाइम्स किसका, दूसरे प्रोजेक्टाइल का। दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए देख लो एंगल कितना है, u², इनिशियल वेलोसिटी आ गई, u² का मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ u का मतलब यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 2 है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया। और साइन कितना डिग्री आ गई, sin 2θ मतलब sin 2 इंटू 60 अपॉन क्या आ गया, g आ गया। ठीक है जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये बन गया 16 sin 30 2 गुना 15 और ये बन गया n, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और साइन 120 डिग्री होता है cos 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 120 जो होगा ना उसको क्या लिख सकते हो आप, उसको लिख सकते हो साइन 90 + 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 सॉरी cos 30, तो ये cos 30 30 30 30 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ये 4 बचा यहाँ, तो 4 इंटू 1/2 बचा इज इक्वल टू n cos 30 sin 30 3/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, सो n आ गया यहाँ से, n आ गया यहाँ से कितना 4/√3। ये पूछ रहा है कि √3n निकालो, तो देयरफॉर √3n क्या हो जाएगा, √3 इंटू n की वैल्यू पुट कर दो, ये से कट गया इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर आएगा 4। तो ये था, तो भी इतना ही। ओके देन।